हेलो फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित एक टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज इन सोसाइटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूं। जो सीटेट परीक्षा हो या राज्य स्तरीय कंडक्ट होने वाली टेट परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और होने वाली परीक्षाओं में लगभग इसी तरह के पैटर्न को चेंज करके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले जो नए साथी जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है ए, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। ऑप्शन बी, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। ऑप्शन सी, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ऑप्शन डी, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। देखिए फ्रेंड्स, जो कक्षा होता है उसमें अध्यापक को बालक और बालिका दोनों को मिलाकर के मिश्रित लिंग समूह बनाना चाहिए और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, तभी जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए, जेंडर भूमिकाएं, बी, जेंडर पहचान, सी, जेंडर रूढ़िवादिताएं और डी, जेंडर विभेदीकरण। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्योंकि जो समाज में जो लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, अलग अलग रूढ़िवादिताएं होती हैं। जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं, ठीक है। जो लड़के होते हैं वो मजबूत होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रूढ़िवादिताएं होती हैं। लड़के रोते नहीं हैं, ऐसे ऐसे रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए, ए, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन बी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। सी, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। डी, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो देखिए, जो जेंडर रूढ़िवादिता होता है उसमें मैंने बताया आपको कि जो पुरुष होते हैं वो घर से बाहर काम करते हैं, कमाने जाते हैं, और महिलाएं घर का देखरेख करती हैं, घर का कार्य करती हैं। पर यहाँ पर क्या किया गया है, जो पिता है वो घर का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? पिता घर का कार्य कर रहा है और माता साहसी गतिविधियों में लगी है, बाहर कार्य कर रही है। तो यह किसको दर्शा रहा है? यह ऑप्शन नंबर ए, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं।
सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है ए जेंडर भूमिका दबाव, बी जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, सी जेंडर भूमिका नैदानिकी या डी जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो मैंने बताया जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो होता है जेंडर रूढ़िवादिता, वो क्या कहलाएगा? जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचाती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किसी से बचाती है? ऑप्शन है ए लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता। तो देखिए जो अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक होती है उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, उसको बचाती है, क्योंकि उसमें जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगा उसमें बालक बालिकाओं दोनों के बारे में वर्णन रहेगा, किसी एक के बारे में वर्णन नहीं होगा। जैसे कि देखो मोहन खाना खाता है, मोहन गाड़ी चलाता है, अगर ऐसी चीज़ें रहेंगे तो वो रूढ़िवादिता को लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। और अगर मोहन के साथ साथ किसी सीता या गौरी या चांदनी को भी शामिल कर दिया जाए, जैसे कि मोहन और चांदनी दोनों मिल करके गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता को, लैंगिक रूढ़िवादिता को कम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है क्या? जेंडर पक्षपात, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात, क्योंकि जो शिक्षक है वो लड़कियों को कमज़ोर समझ रहा है और लड़कों को क्या समझ रहा है? ज़्यादा मजबूत समझ रहा है, कि लड़के जो ज़्यादा होते हैं गणित में तेज होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता का एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन है ए जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, बी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, डी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना ये तो रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, जेंडर पृथक खेल ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, और जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। पर जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली पद्धति, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जेंडर है, देखते हैं ऑप्शन, एक सामाजिक संरचना, या बी एक आर्थिक अवधारणा है, सी एक जैविक निर्धारक है, या डी एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो देखो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, मैंने बताया ना कि जो पुरुष होते हैं वो मजबूत होते हैं, रोते नहीं है, वो घर का बाहर काम करते हैं, गणित में तेज होते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो घर के कार्य करती हैं, लड़कियां जो होती हैं कमज़ोर होती हैं, गणित में कमज़ोर होते हैं। एक तरह का जेंडर रूढ़िवादिता है और यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, कोई जैविक संरचना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न है, लिंग है, लिंग है,
ऑप्शन दिया है ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण या डी सामाजिक संरचना। तो देखो जो लिंग होता है वो एक जैविक सत्ता है, मतलब जन्म के समय से रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक संरचना। अगला प्रश्न है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ए जेंडर सिद्धांत, बी जेंडर प्रासंगिकता, सी विकसित जेंडर पहचान, डी जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियाँ, ये जो वस्तुएं हैं वो एक तरह से महिलाओं की ओर या लड़कियों की ओर सूचित कर रहा है कि जो महिलाएं होते हैं, लड़कियां होते हैं, खिलौने से खेलते हैं, पहनावे की वस्तुएं लेते हैं, ठीक है, घरेलू सामग्रियां पसंद करते हैं, ठीक है, रंगों को विशिष्ट मतलब बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी क्या हैं, एक जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। अगला है 11वां, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। क्या है देखिए, ऑप्शन ए नीतिपरक, बी जेंडर पक्षपाती, सी शिक्षाप्रद या डी सही दृष्टिकोण वाला। तो देखो मैंने बता दिया था पहले कि इस तरह का कि लड़के गणित में तेज होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, इस तरह का मन में भाव आना या कहना एक तरह से जेंडर पक्षपाती होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, पर ऐसे सामाजिक धारणा हो जाती है जिससे ये कुरीतियाँ आगे बढ़ते जाती हैं। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, सी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, डी लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखो लड़कों को घर के बाहर में के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करेगा, बढ़ावा दे रहा है। ये भी क्या है कि लड़कियों को केवल घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। पर लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी घर के कार्य कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका ने एक कमेटी प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ऑप्शन दिया है ए भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, बी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, सी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, डी एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। तो देखिए यहाँ पर एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है ऐसा नहीं है, जो कहा जाता है वैसी बोली है। और अगला है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है ऐसा नहीं है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। हाँ, यहाँ पर वो सभापति अगर बोलती, ठीक है, सभापति अगर बोलती तो एक तरह से जेंडर रूढ़िवादिता होता, पर यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए इसने सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष बोला, क्योंकि सभाध्यक्ष में महिला हो या पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है छात्राएं क्या होती हैं, देखो ऑप्शन दिया है
ए गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन बी, अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन सी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। ऑप्शन डी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो छात्राएं हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर रही हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो सभी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन दिया है ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, बी प्रयोजनात्मक उपागम, सी प्रगतिशील चिंतन, डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो देखो यहाँ पर वो चाहते एकल गायन प्रतियोगिता में तो बालक और बालिकाओं दोनों को क्या कर सकते, ग्रुप के लिए ले सकते, या एकल गायन है तो इसमें महिला की जगह में, ठीक है, लड़कियों की जगह में लड़कों को ले लेते। ठीक है, तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता कम होती, पर यहाँ केवल और केवल लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से केवल 15 प्रश्न थे। फ्रेंड्स, मैंने जितना भी प्रश्न अभी आपको पढ़ाया वो लगभग सीटेट हो या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं टेट के, वो उनमें पूछे गए हैं और लगभग आने वाली परीक्षाओं में इसी को पैटर्न को चेंज कर करके प्रश्न बनाए जाते हैं। अतः इसको आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देख करके इसको अच्छे से समझ लें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।